रविवार 9 जून की शाम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली तीसरी एनडीए मंत्रिपरिषद ने शपथ ली। प्रधानमंत्री मोदी के साथ 30 कैबिनेट मंत्री, 36 राज्य मंत्री और 5 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों ने शपथ ली है। तो आज के एपिसोड में यही समझेंगे कि क्या होते हैं कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्रियों का काम क्या होता है, स्वतंत्र प्रभार वालों का काम क्या होता है। नमस्ते, मेरा नाम है कुलदीप और आप देख रहे हैं हमारी खास सीरीज आसान भाषा में। देश में नई सरकार का गठन हो चुका है। 30 सांसदों ने कैबिनेट, 5 सांसदों ने स्वतंत्र प्रभार और 36 लोगों ने राज्य मंत्री पद की शपथ ली है। हालांकि किसके पास कौन सा विभाग होगा ये घोषणा अभी तक नहीं हुई है जब तक हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। जैसे पिछली सरकार में अमित शाह के पास गृह मंत्रालय था, राजनाथ सिंह के पास आप जानते हैं रक्षा मंत्रालय था, निर्मला सीतारमण के पास वित्त मंत्रालय था, एस जयशंकर के पास विदेश मंत्रालय था। खबरें ये भी हैं कि एनडीए के सहयोगी दल एनसीपी अजित पवार को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का पद स्वीकार नहीं है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी प्रमुख अजित पवार का कहना है कि प्रफुल्ल पटेल ने केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में काम किया है और अब हमें स्वतंत्र प्रभार के साथ राज्य मंत्री पद लेना सही नहीं लगा, इसलिए हमने उनसे यानी बीजेपी से कहा कि कुछ दिन का इंतजार करने के लिए हम तैयार हैं। अब यहां उठता है सवाल कि ये हायरार्की क्या है जिसकी वजह से अजित पवार नाराज है। संविधान के अनुच्छेद 74 में इस बात का जिक्र है कि सरकार चलाने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन होगा। मंत्रिपरिषद का काम राष्ट्रपति की सहायता करना और उन्हें सलाह देना होता है। अनुच्छेद 74 कहता है कि मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की किसी भी अदालत में जांच नहीं की जा सकती। मंत्री बनने के लिए व्यक्ति को लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है। अगर वो सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के भीतर किसी एक सदन की सदस्यता लेनी पड़ती है। इसके साथ ही अनुच्छेद 75 में मंत्रियों की नियुक्ति, उनके कार्यकाल, जिम्मेदारी, शपथ, वेतन भत्ते आदि से जुड़ी चीजों का उल्लेख है। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पहले यह प्रावधान नहीं था, पर साल 2003 में 91st संशोधन द्वारा यह अधिनियम जोड़ दिया गया। मंत्रिपरिषद के मुखिया प्रधानमंत्री होते हैं, आप जानते हैं। उनके बाद मंत्रिपरिषद का बंटवारा 3 श्रेणियों में मुख्यतः किया गया है: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। हालांकि कुछ समय से उप मंत्री का पद देखने को नहीं मिल रहा। कभी कभी मंत्रिपरिषद में एक उप प्रधानमंत्री भी शामिल होते हैं। मंत्रिपरिषद समझने के पहले ये जानते हैं कि कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं। कैबिनेट शब्द से ही शुरू करते हैं। कैबिनेट शब्द जो है इसकी उत्पत्ति हुई है इतालवी यानी इटालियन भाषा के शब्द गैबिनेटो से, और गैबिनेटो शब्द की जननी है लैटिन भाषा का शब्द कैपन्ना। थोड़ा इतिहास में जाएंगे तो 16वीं सदी में इंग्लैंड, फ्रांस और इटली जैसे यूरोपीय देशों में कैबिनेट शब्द का प्रयोग किसी कोठरी या छोटे कमरे को दर्शाने के लिए किया जाता था। मॉडर्न जमाने में कैबिनेट शब्द का इस्तेमाल किसी सरकार के लिए भी होता है। जैसे सरकार के मुखिया होते हैं प्रधानमंत्री, पर किसी भी मुखिया के पास कई सारे विभाग नहीं रह सकते। इसके एक अकेले व्यक्ति के ऊपर बहुत ज्यादा भार आ जाएगा इसलिए उस भार को बांटने के लिए अलग अलग लोगों को विभाग बांट दिए जाते हैं ताकि सरकार का काम सुचारू रूप से चलता रहे। अब आते हैं भारत में। जैसा कि हमने बताया कि नई गठित भारत सरकार में 30 मंत्रियों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली है। वैसे तो कैबिनेट मंत्री बनने के लिए कोई विशेष अलग से कोई एलिजिबिलिटी नहीं चाहिए, पर आमतौर पर सरकार में मौजूद सबसे अनुभवी या वरिष्ठ सांसदों को ही कैबिनेट मंत्री बनाया जाता है। जो भी मंत्रालय कैबिनेट मंत्री को दिया जाता है उसकी पूरी जिम्मेदारी उस मंत्री के पास होती है। एक व्यक्ति के पास एक से अधिक मंत्रालय भी हो सकते हैं। जब भी कैबिनेट की बैठक होती है तो कैबिनेट मंत्री की मौजूदगी जरूरी होती है। उसमें सरकार के हर फैसले में वो शामिल होते हैं। नया कानून संशोधन या कोई अध्यादेश लाना हो, ये सब फैसले कैबिनेट की बैठक में ही तय किए जाते हैं। कैबिनेट मंत्री अपने मंत्रालय की तरफ से सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं, इसलिए मंत्रियों की श्रेणी में ये सबसे अहम पद माना जाता है। कैबिनेट मंत्री की अहमियत क्या है सरकार में, ये जानने के लिए हमने एक्सपर्ट से बात की। कैबिनेट मंत्री दरअसल किसी भी एक विभाग का प्रमुख होता है जो उस पर निर्णय लेता है या उसकी नीतियों को चलाने में सबसे ज्यादा जवाबदेही होती है उसका प्रमुख होने पर। क्योंकि ये सब प्रधानमंत्री के अधीन काम करते हैं तो वो सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं और संसद की जो गतिविधियां होती हैं उसमें प्रमुख रूप से वो भागीदार होते हैं। लेकिन राज्य मंत्री का जो दर्जा होता है दरअसल वो एक उपमंत्री भी कह सकते हैं, या ये कहा जाए कि जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनके अधीन काम करते हैं और उसके अधीन काम करने पर उनकी स्वायत्तता और जो उसमें जो एक निर्णय लेने की जो अहम भूमिका होती है वो कमतर हो जाती है। दूसरी बात ये भी आती है कि यहाँ पर जो कैबिनेट मंत्री के अधीन काम करने का जो स्वतंत्र जो रूप से जो कार्य हो सकता है, या क्योंकि अभी हम गठबंधन सरकारों की
सभी दलों ने जो एनडीए में भागीदार हैं, उनके अपने कमिटमेंट है, उनके अपने मैनिफेस्टोस, उनकी अपनी नीतियाँ हैं, जो उन्होंने लोगों से वादे किए। तो लाज़मी तौर पर कि वो अपनी वरीयताओं के क्रम में उन माँगों को पूरा करना चाहेंगे और सरकार के ज़रिए एक संदेश देना चाहेंगे कि हमने इन मंत्रालय में ये वायदे किए थे, कितना हमने कर दिया है, उससे ज़्यादा बढ़ कर के हमने किया है, जिससे कि अगले चुनावों की संभावना बढ़े। कैबिनेट मंत्री के बाद नंबर आता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का। ये कैबिनेट मंत्री के बाद मंत्रिमंडल में सबसे अहम पद होता है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। और ये भी कैबिनेट मंत्री की तरह सीधे प्रधानमंत्री को ही रिपोर्ट करते हैं। मंत्रालय की सारी जिम्मेदारी उनकी होती है। जो भी मंत्रालय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को आवंटित किया जाता है, उसकी पूरी जवाबदेही उनकी होती है। बता दें कि कैबिनेट मिनिस्टर के प्रति वो उत्तरदायी नहीं होते। आमतौर पर ये कैबिनेट की बैठक में हिस्सा नहीं लेते, लेकिन कैबिनेट चाहे तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को चर्चा के लिए बुला सकता है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का पद कितना अहम है, कैसे ये कैबिनेट का पद ना होते हुए भी बहुत मायने रखता है, एक्सपर्ट से समझते हैं। तो स्वतंत्र प्रभार के अंदर आप एक चीज़ देखिए कि कुछ विषय, जैसे शिक्षा को ले लीजिए या वित्त को ले लीजिए, कृषि को ले लीजिए। कृषि आज पूरे भारत का एक विषय है और इसमें अन्य कुछ विषय भी आ जाते हैं। तो यहाँ कृषि मंत्री सारे काम नहीं कर पाता या कृषि मंत्री की सहायता के लिए या कैबिनेट की सहायता के लिए कुछ स्वतंत्र प्रभार मंत्री बनाए जाते हैं, जो उन विषयों को देखते हैं और उन विषयों को देखने के बाद वो कैबिनेट के साथ में अपनी चीज़ों को उस मुद्दे के ऊपर, जो जिस पॉइंट के ऊपर उनको रखा जाता है, ये दरअसल पब्लिक में डिस्क्लोज नहीं किया जाता है कि किन मुद्दों को न देखा जाता है। अक्सर हम एक सामान्य नागरिक की तरह केवल यही देखते हैं स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं या राज्य मंत्री हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के द्वारा या कैबिनेट के द्वारा उनको कुछ विषय दिए जाते हैं, कुछ मुद्दे दिए जाते हैं, कुछ एरियाज़ दिए जाते हैं कि इन क्षेत्रों पर आप काम करेंगे, जिसकी डायरेक्ट रिपोर्टिंग आप वहाँ करें। तो स्वतंत्र प्रभार में एक सहायक की भूमिका भी होती है और जिससे हायरार्की को जो देखा जाता है, उस हायरार्की से स्वतंत्र होकर के वो सीधा प्रधानमंत्री या फिर सर्वोच्च नेतृत्व को अपनी रिपोर्ट या उसका आवागमन कर सकते हैं। तो स्वतंत्र प्रभार उन विभागों के अधीन ही होता है, लेकिन कुछ विषयों पर अपनी ये रिपोर्ट या अपना काम लगभग करते रहते हैं। अब नंबर आता है राज्य मंत्री का। कई बार नाम से ये कंफ्यूजन हो जाता है कि ये स्टेट वाले राज्यों के मंत्री तो नहीं है। आज ये कंफ्यूजन क्लियर कर लीजिए। राज्य मंत्री दरअसल कैबिनेट मंत्रियों के सहायक के रूप में काम करते हैं। एक कैबिनेट मिनिस्टर के अधीन एक या एक से ज्यादा राज्य मंत्री हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि वो मंत्रालय कितना बड़ा है और उसका कामकाज कितना विस्तृत है। अगर कैबिनेट मंत्री किसी कारण से मौजूद ना हो तो राज्य मंत्री ही मंत्रालय का सारा जिम्मा संभालते हैं। अगर कैबिनेट मिनिस्टर मौजूद हैं तो राज्य मंत्री उनके नेतृत्व में काम करते हैं। राज्य मंत्री कैबिनेट की बैठक में शामिल नहीं होते, साथ ही ये प्रधानमंत्री को रिपोर्ट नहीं करते, बल्कि कैबिनेट मंत्री को, अपने विभाग के कैबिनेट मंत्री को रिपोर्ट करते हैं। एक तरह से देखा जाए तो राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के सहायक होते हैं। सरकार चलाने में उनकी भूमिका क्या होती है, एक्सपर्ट से समझिए। दरअसल जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, जिसे हम लोग कैबिनेट मंत्री भी बोलते हैं, वो पूरे भारत में संघीय व्यवस्था पूरे भारत में देख रहे हैं। लेकिन गृह मंत्रालय के बहुत सारे विभाग होते हैं और राज्य मंत्री दरअसल कैबिनेट मिनिस्टर की सहायता के लिए सहायक के तौर पर कार्य करते हैं। जैसे एक छोटे से एग्जांपल के साथ, गृह मंत्रालय है, गृह मंत्रालय में जैसे सुरक्षा सवाल, पुलिस सेवा हो गई। अगर पुलिस रिफॉर्म्स की बातें चल रही हैं, तो राज्य मंत्रियों को ऐसे पुलिस के काम दे दिए जाते हैं कि आप पुलिस रिफॉर्म्स में देख लीजिए, काम देख लीजिए। मैं एक एग्जांपल के तौर पर कह रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी बहुत गंभीरता में नहीं, उसके बड़े सूक्ष्म रूप में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि वो सामान्य पाठक या सामान्य नागरिक को समझने में मुश्किल। तो वो यहाँ पर राज्य मंत्री, उसको कहा जाता है कि आप कार्य कीजिए, लेकिन राज्य मंत्री अपने मंत्री के प्रति उत्तरदायी होता है और वो उसके अधीनस्थ काम करता है और सारी रिपोर्ट और जो भी उसको कार्य होगा वो अपने मंत्री को, कैबिनेट मिनिस्टर्स को दे। तो जैसे गृह राज्य मंत्री गृह मंत्री को, कैबिनेट मिनिस्टर को, और कैबिनेट मिनिस्टर जाकर के जैसे सीसीएस हुआ, सेंट्रल कमेटी फॉर सिक्योरिटी, जो प्रधानमंत्री के साथ जो कोर मीटिंग होती हैं, वहां जाकर के उन विषयों पर वो अपनी राय रखेंगे, उसमें भाग लेंगे और उसमें जो भी नीति होगी वो वहां पर रिप्रेजेंट करेंगे। ये केवल विद इन मिनिस्ट्री काम करते हैं। कभी-कभी स्थिति ये आ जाती है कि सलाह-मशवरा के तौर पर उनको, जैसे सीसीएस के अंदर प्रधानमंत्री से चाहे तो उस प्रोटोकॉल को तोड़ भी सकते हैं।
या फिर उसको लांघते हुए उनको भी कहते हैं कि आप सीधे आइए, रिप्रेजेंटेशन दीजिए, बात कीजिए और आप हमें से हम आपसे बात करना चाहते हैं, आप रिपोर्ट दीजिए। लेकिन उस चीज़ के ऊपर जो कैबिनेट मिनिस्ट्री का जो सीसीएस जैसी संस्था है, उसमें जो वोटिंग होती है, उसमें सलाह-मशवरा होता है, उसमें वोटिंग या कहें कि उसमें मतलब उनका वो भाग नहीं होता जो कैबिनेट मिनिस्टर का होता है। तो अब सरकार बन गई, सारी चीजें, सारे मंत्रालय अपने यहाँ काम करने लगे। पर यहाँ आता है एक सवाल, फर्ज करिए कि आप किसी ऐसे लोकसभा क्षेत्र से हैं जहाँ का सांसद रूलिंग पार्टी का नहीं है, सत्ता पक्ष का नहीं है, और हम जानते हैं कि विकास कार्यों के लिए पैसा सरकार ही देती है। तो ऐसे में वो सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में विकास कार्यों को कैसे आगे बढ़ाता है? इसका जवाब आपको मिलेगा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट पर। यहाँ पता चलेगा आपको आकर के कि सांसद को उसके निर्वाचन के साथ ही एक जिम्मेदारी सौंपी जाती है। इसे कहते हैं सांसद स्थानीय क्षेत्र योजना, अंग्रेजी में कहते हैं MPLADS। इस योजना के तहत हर सांसद के पास अपने निर्वाचन क्षेत्र में प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपए तक के काम कराने के लिए जिला कलेक्टर को सुझाव देने का विकल्प होता है। साथ ही राज्यसभा के सांसद राज्य के एक से ज्यादा जिलों में कई तरह के विकास कार्य करवाने की सिफारिश कर सकते हैं। निर्वाचित सदस्यों के अलावा मनोनीत सदस्य भी विकास कार्य कराने के लिए सिफारिश कर सकते हैं। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य इस योजना के तहत अपने पसंदीदा कार्य के क्रियान्वयन के लिए देश के किसी भी एक राज्य से किसी एक या अधिक जिलों का चयन कर सकते हैं। तो आज की आसान भाषा की किश्त में इतना ही। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी हमारे साथी मानस ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।